हुआ योंग के समय के 20 बहुमूल्य मिनटों को हड़पने के बाद और साहसी, सहज, इस तरह के अल्फा प्रेम प्रेमी प्रेम देवता से बुद्धिमान मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद शेन वेनलांग को अंततः 40 मिनट के भीतर गाओ मिंग का नंबर मिल गया। कार में बैठे हुए एयर कंडीशनिंग को बहुत कम तापमान पर सेट करके शेन वेनलांग हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे फोन केस को रगड़ रहे थे। वे खुद को डायल करने में असमर्थ पा रहे थे। यह फोन केस गाओ तू ने खरीदा था। यह गहरे भूरे रंग का था, साधारण क्लासिक डिजाइन वाला, कुछ भी आकर्षक या ध्यान खींचने, हमेशा पूरी वे और व्यावहारिक आश्वासन का एहसास होता था। इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत झिझक रहा था कि क्या उसे गाओ तू के पिता से सीधे संपर्क करना चाहिए। अपने छात्र जीवन में ही शेन वेनलांग ने सुन लिया था कि गाओ तू और उनकी छोटी बहन कम उम्र में ही अपने परिवार के घर से बाहर चले गए थे। गाओ मिंग एक जिम्मेदार माता पिता नहीं थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी स्थिर नहीं थी। 14 साल की उम्र से ही गाओ तू के पास खुद और अपनी छोटी बहन गाओ किंग का पेट पालने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां करने के अलावा कोई विक नहीं था। इस वजह से गाओ तू को उसके सहपाठियों द्वारा चिढ़ाया भी जाता था, जो कहते थे कि उसका शौक अंशकालिक नौकरी करना है। आज तक गाओ तू और गाओ मिंग के बीच बहुत कम संपर्क था। शेन वेनलांग ने गाओ तू को अपनी इच्छा से अपने पिता का जिक्र करते हुए लगभग कभी नहीं सुना था, सिवाय एक बार किसी भोज में। इनर पार्टी में रोशनी बहुत कम थी और पूरे कार्यक्रम के दौरान गाओ तू का फोन लगातार जलता रहा। इससे शेन वेनलांग का ध्यान भंग हुआ और स्पष्ट रूप से झुंझलाहट के साथ उसने गाओ तू की तरफ एक तिरछी नजर डाली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, या तो फोन बंद कर दो या फोन लेने के लिए बाहर जाओ। गाओ तू ने अपने पीले होंठ भींच लिए, इतना घबराया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार उसने हल्का सा सिर हिलाया और दर्द से बोला, मेरे पिताजी को मुझसे कुछ बात करनी है। कृपया मुझे 1 मिनट के लिए माफ करें, मुझे माफ कर दो। उसके चेहरे पर इतनी माफी थी कि वह शर्मिंदगी से भर गई थी, जिससे शेन वेनलांग, जो अभी अभी अपना आपा खो बैठा था, को अफसोस और बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जिसने लगातार आने वाली कॉल्स की फ्लैशिंग से मेहमानों को परेशान किया था। जिसने काम पर एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी, वह गाओ तू नहीं बल्कि खुद शेन वेनलांग था। उस समय हुआ योंग, जो सचिव होने का नाटक कर रहा था और अभी अभी कंपनी में शामिल हुआ था, शेन वेनलांग के दाहिनी ओर बैठा विचारों में खोया हुआ था। गाओ तू जल्दी से उठ खड़ा हुआ और गाओ मिंग की जरूरी फोन का जवाब देने के लिए मेज से चला गया। उसकी जल्दबाजी में लगभग भागती हुई आकृति ने शेन वेनलांग पर गहरी छाप छोड़ी। तभी हुआ योंग ने उसे कोहनी से धक्का दिया और पहली बार उत्सुकता से पूछा, वह सेक्रेटरी गाओ काफी क्यूट है। वेनलांग, क्या वह तुम्हें पसंद करता है या कुछ और? उसके जैसा? असंभव। गाओ तू सौम्य और शांत स्वभाव का था, लगभग लकड़ी जैसा। फिर भी वह इतनी मेहनत और अथक परिश्रम करता था कि वह केवल काम के लिए ही बनाई गई मशीन जैसा लगता था। जैसे शेन वेनलांग को गंभीर संदेह था कि क्या लकड़ी का वह टुकड़ा जैसे का मतलब समझ भी पाएगा। यह कहने के बजाय कि गाओ तू को शेन वेनलांग पसंद था, यह कहना अधिक सटीक होगा कि उसे काम करना पसंद था और शेन वेनलांग द्वारा दिया जाने वाला उदार वेतन भी उसे पसंद था। लेकिन गाओ तू निस्संदेह एक बेहद काबिल कर्मचारी था। शेन वेनलांग द्वारा दिए गए अतिरिक्त वेतन के अनुरूप काम करने के लिए उसे इतना दबाव सहना पड़ा जो आमतौर पर एक सा नहीं सहना चाहिए। शेन वेनलांग अच्छी तरह जानता था कि वह एक गर्मजोशी से भरा सहानुभूतिपूर्ण बॉस नहीं था। उसे अपनी अक्सर कठोरता, तीखी जबान और सख्त मानकों का एहसास था। फिर भी कड़ी आलोचना के बावजूद गाओ तू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। दुनिया में बहुत सारे चालाक, गणनाशील लोग हैं, उनकी तुलना में गाओ तू बिल्कुल मूर्ख नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमान भी नहीं था। फिर भी किसी तरह वह बुद्धिमान सचिव उम्मीदवारों के समूह में से अलग दिखने में कामयाब रहे तथा हर एक प्रतियोगी को हराकर शेन वेनलांग के साथ सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए। अतीत में शेन वेनलांग यह सोचते थे कि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह बदलने के लिए बहुत आलसी थे, लेकिन आज वातानुकूलित कार में बैठे हुए, जो बर्फ के तहखाने की तरह लग रही थी, संपर्क खो जाने और गाओ तू तक पहुंचने के सभी साधन खो जाने के बाद शेन वेनलांग को अचानक एहसास हुआ
यह सिर्फ आलसी नहीं था, न ही केवल अपने अतीत के परिचित आराम के लिए लगाव था, जिसने उसे बदलने से रोका। हुआ योंग की टिप्पणी ने शेन वेनलैंग के मन में एक ऐसी संभावना को जन्म दिया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। शेन वेनलैंग को वास्तव में गाओ तू पसंद आया। शेन वेनलैंग एक अतिवादी व्यक्ति थे, एक झूलते हुए पेंडुल तरह। अपने करियर में वह हमेशा साहसी और साहसिक रहे, एक जन्मजात महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो बाधाओं को पार करने और तूफानों का डटकर सामना करने में माहिर था। लेकिन जीवन में वह बेहद रूढ़िवादी थे। शायद ही कभी ऐसा कुछ करने को तैयार होते थे जिसके बारे में उन्हें पूरी तरह से यकीन न हो, जैसे कि अब उनके पास कोई ठोस निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी का अभाव था और वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते थे कि गाओ तू के कुख्यात पिता को बुलाना सही निर्णय था या नहीं। लेकिन काफी हिचकिचाहट के बाद भी उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, शेन वेनलैंग को ऐसा घबराहट महसूस हुआ मानो वह किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हों। नमस्ते अंकल, मेरा उपनाम शेन है और मैं गाओ तू का सहकर्मी हूं। तुमने कहा था कि तुम गाओ तू के सहकर्मी हो, हुआ योंग ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। तो फिर तुमने यह क्यों नहीं बताया कि तुम भी सचिव गाओ के सहपाठी हुआ करते थे? जब वह बोल रहा था तो वह क्रोधित, प्रेम में डूबी एनिग्मा जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी प्रसन्नता भरी हंसी ने शेन वेनलैंग को बहुत परेशान कर दिया। क्या तुम्हारी हंसी बंद हो गई? शेन वेनलैंग ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं रात उसके पिता से मिलकर बात करने का इंतजाम किया है। तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे, वरना अन्यथा। शेन वेनलैंग ने एक ठंडी सिस्तारी भरी, बिना किसी वास्तविक धमकी के उसे धमकी दी। अन्यथा मैं समय से पहले ही आपके दयनीय और दर्दनाक रूप से पुराने प्रस्ताव की योजना आपके अल्फा को बता दूंगी। हुआ योंग, इंसानी फितरत बहुत ही घटिया होती है। मैं इस समय बहुत बुरे मूड में हूँ। जो कुछ भी देखता हूँ वो मुझे बुरा लगता है। कुछ भी ठीक नहीं लगता, खासकर जिस तरह से तुम शेंग शाओयू को देखते ही अपने 8 दांत दिखाते हो, उससे मुझे गंदगी निगलने से भी बदतर महसूस होता है। तो जब तक मैं गाओ तू को वापस नहीं ले आता तब तक तुम थोड़ा शांत रहो। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और खुश इंसान हूँ वाला दिखावा करना बंद करो। यह बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है तुम ईर्ष्या कर रहे हो, देश पी के तुच्छ दिमाग सम्राट ने असामान्य रूप से शांत भाव से कहा। बल्कि वह और भी जोर से हंसा। लेकिन खुशी छिपाना मुश्किल है। अगर मुझे इतना खुश देखकर तुम्हें सचमुच इतनी परेशानी हो रही, शायद कुछ समय के लिए मुझसे संपर्क मत करो।